नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत उत्सव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लासों में हमने वर्ण पढ़ लिए हैं, स्वर और व्यंजन दोनों ही पढ़ लिए हैं, उनकी मात्राएं, उनकी संख्याएं, उनका उच्चारण, ये सभी चीज़ें अपनों ने पिछली क्लासों में पढ़ ली हैं। नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा क्लासेस। और आज हम शब्द विचार पढ़ने वाले हैं, शब्द पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद ही हम संधि को शुरू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले शब्द के अर्थ पे जाते हैं। शब्द मने क्या, ठीक है। शब्द की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शब्द मतलब वर्णों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों से अधिक वर्णों के मेल को या समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ये सामान्य सा इसका अर्थ हो गया है, ठीक है। क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्ण हम पढ़ चुके हैं। अब शब्द, जैसे कि बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा कर्म। अब ये कर्म शब्द जो है साथियों, ये वर्णों के मेल से ही बना है, ठीक है। अब किस प्रकार से? जैसे कि इसमें से हम वर्ण निकालेंगे, इसका जब विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो क्या बात निकल के आ रही है? जैसे कि ये शुद्ध व्यंजन हो गया, इसके साथ क्या है? अस्वर है, ठीक है। उसके बाद म शुद्ध व्यंजन हो गया, ठीक है। कर म, ठीक है। तो र जो है ये पहले आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? आधा र है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? म, ठीक है। म के बाद जो स्वर है वह आ जाएगा, यानी कि इन वर्णों के मेल से बना है शब्द कर्म, ठीक है। ये क्या है? ये सभी वर्ण हैं। वर्ण के अंतर्गत व्यंजन भी आते हैं और स्वर भी आते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्णों के मेल से क्या बना है? शब्द बना है। ये बात यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है, ठीक है साथियों। अब आगे हम बात को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसके अंतर्गत, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की इसमें संभावनाएं होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई कौन सी है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई कौन सी है? तो ध्वनि होती है, ठीक है। अलिखित, या उसे अलिखित कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या है? तो ध्वनि है। जब हम ध्वनि को लिख देते हैं तो वह भाषा बन जाती है। जब ध्वनि को हम ध्वनि रखते हैं तो वह अलिखित, सबसे छोटी इकाई भाषा की अलिखित इकाई, ठीक है। जैसे कि मैंने क बोला है तो यह भाषा का एक कौन सी इकाई हो गई है? ये ध्वन्यात्मक इकाई हो गई है, अलिखित इकाई हो गई। लेकिन जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो आप वर्ण कहेंगे। लेकिन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई या फिर मौखिक इकाई कौन सी है, तो वह है ध्वनि साथियों, ठीक है। इसी प्रकार भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वो शब्द होता है, ठीक है। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, सबसे छोटी इकाई है क्या? शब्द, ठीक है। जब एक वर्ण हम लिखते हैं, क है, म है, त है, तो इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब ये शब्द का रूप लेते हैं तो तब उसका कोई अर्थ निकल के सामने आता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन आपके सामने बन जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, ठीक है। भावार्थ के आधार पर पूछा जाए या भावनाओं के आधार पर, भावार्थ के आधार पर पूछा जाए तो आप कहेंगे वाक्य, ठीक है। पूछा जाए भावार्थ के आधार पर, लिख देता हूं मैं कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या होगा? वाक्य होगा। जैसे मुहावरे एवं लोकोक्ति, ये क्या है? वाक्य है, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं? एक भावना व्यक्त करते हैं। जो अन्य पद हुए वे भी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जो कि एक क्या होता है? वाक्य होता है। मतलब एक कही गई पूरी बात वे वाक्य होती है,
ठीक है। तो वे क्या होते हैं, भावार्थ के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सही उत्तर वाक्य होगा, ठीक है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे निम्न बिंदु को नोट जरूर करते जाएं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो नोटबुक लेके जरूर बैठिए। अब प्यारे साथियों शब्द विचार के अंतर्गत निम्न बिंदु के आधार पर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे शब्द की उत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द का अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं एवं विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताइए, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर या फिर विकार के आधार पर प्रकार बताइए। तो इसके अंतर्गत व्युत्पत्ति के आधार के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तत्सम, तत्सम शब्द, ठीक है। इसके अलावा तद्भव, तद्भव शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, और फिर बात करेंगे हम शंकर शब्द। इन सभी को आगे हम विस्तार से समझेंगे, इनका अर्थ एवं वे कौन कौन से शब्द होते हैं और इनकी परिभाषा पर भी आगे हम चलेंगे। अभी एक पूरी तरह से आप रूपरेखा को समझ लीजिए कि किस आधार पर हम शब्द विचार को आगे बढ़ाएंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और फिर होता है एक योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये तीन प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं शंकर शब्द, एवं व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द हम यूज करते हैं जनरली जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे जैसा वैसा, ऐसा वैसा, ये वो, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, आगे हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद विकारी शब्द होते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ एवं विकार के आधार पर। अब विकार में होते हैं शब्द विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा आप, क्वेश्चन कहीं न कहीं सैद्धांतिक रूप से नहीं पूछते हुए थ्योरिकल रूप से पूछा जा सकता है। थ्योरिकल रूप में किस प्रकार से आपको इनका प्रकार पूछ लिया गया विकार के आधार पर, या फिर विकार की परिभाषा पूछ ली गई, विकार किसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इसका हम आपको 100% दे सकें। इसी के साथ नोट्स भी आपके लिए हम रेडी कर रहे हैं, तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। अब साथियों विकार के आधार पर अब विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, इनमें भी प्रकार होते हैं। अब विकारी शब्द की बात करते हैं, तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, क्रिया, ठीक है, विशेषण, क्रिया, विशेषण एवं इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं क्रिया, विशेषण। ये कौन से शब्द होते हैं, ये अविकारी होते हैं, ठीक है। क्रिया ये अविकारी होते हैं, यानी इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और किसी भी शब्द का परिवर्तन किस आधार पर होता है, उसके लिंग वचन के आधार पर। जैसे एक वचन है, बहुवचन है, लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, इसी आधार पर उनका परिवर्तन होता है, वो भी आगे हम बात करेंगे बिल्कुल। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, क्रिया का हम नहीं कर सकते, इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा आएगी, संज्ञा का हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। वचन के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि संज्ञा है, कोई नाम है, तो वो स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, यानी कि विकार यानी उसमें परिवर्तन पैदा हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अविकारी शब्द, अब अविकारी शब्द को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अविकारी यानी जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते क्रिया वचन के आधार पर, ठीक है। लिंग या वचन के आधार पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं, एवं कारक, ठीक है। एक और बात भूल गया था मैं, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, ठीक है।
विकार किस आधार पे होता है? विकार लिंग, वचन और कारक के आधार पर ही विकार उत्पन्न होता है, यानी उस शब्द में परिवर्तन पे उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से शब्द सम्मिलित हैं? इसके अंतर्गत आएंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब विशेषता बताना, और फिर विशेषता की भी विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण बोर्ड पर आप शायद देख पा रहे होंगे नीचे क्रिया विशेषण, हाँ कुछ दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं मैं। क्रिया विशेषण, इसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, इसके बाद विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, यानी ये ऐसे शब्द हैं साथियों जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। किस आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। इसके अलावा एक और शब्द होता है, वे होता है विस्मयादि हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, और एक और होता है संबंध बोधक शब्द। ठीक है, एक और इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, संबंध बोधक, संबंध बोधक शब्द। अब प्यारे साथियों एक बार और पूरे रूपरेखा को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हम शब्द की चर्चा करेंगे, और शब्द के कितने प्रकार, कितने भागों में हम चर्चा कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार, 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी एवं संकर शब्द। एवं व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। इनकी परिभाषा उदाहरण पे आगे हम जाएंगे। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार होते हैं। विकार के आधार पर विकारी और अविकारी होते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण होते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये क्रिया विशेषण, ये शब्द जो हैं अविकारी होते हैं, यानी इनका लिंग, कारक और वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं या फिर आप नोट करते जाएं। अब प्यारे साथियों बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उनकी परिभाषा पर चलते हैं थोड़ा। ठीक है, उनके अर्थ को समझते हैं। अगर आपको किसी शब्द के अर्थ और परिभाषा समझ में आ गई, समझिए आप शब्दों को आसानी से कर पाएंगे हल, उनको समझ पाएंगे, उनका बोध कर पाएंगे, यानी कि उसके अर्थ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। अब पहला प्रकार मैंने आपको जैसे कि बताया था, ठीक है, तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा प्रकार की बात करें तो तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरा प्रकार था देशज। चौथा प्रकार आपके सामने विदेशी। और अगला प्रकार जो था वो प्यारे साथियों संकर शब्द। बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे शायद। ठीक है, अब तत्सम को जरा हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बात निकल रही है? तत् धन सम, जिसका मतलब होता है उसके समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में, संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम होते हैं, यानी तत्सम यानी उसके समान। ठीक है, अब है तद्भव। ठीक है, तद्भव यानी कि उससे, संस्कृत से उत्पत्ति होने वाले शब्द। साथियों तद्भव यानी कि जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, जिनका उद्भव संस्कृत से हुआ, यानी मूल भाषा से ही हुआ है, लेकिन उन शब्द का स्वरूप बदल गया है। हम क्या चाहते हैं? मुख सुख उच्चारण चाहते हैं, यानी ऐसा उच्चारण चाहते हैं जिससे हम आसानी से उच्चारण कर पाएं। मुख सुख उच्चारण हम चाहते हैं, इसीलिए शब्दों के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मैंने भाषा के परिभाषा में और उसकी विशेषता में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। ठीक है, देशज, देश प्लस ज, देश का मतलब देश हो गया, ज का मतलब होता है जन्म लेना, यानी वे शब्द जो केवल देश में ही लोक प्रचलन में आए और वे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। और जैसे कि लोटा है, साफा है, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, आगे बात करेंगे। विदेशी यानी जो अन्य देश के हैं, विदेशी यानी जो देश के नहीं है, अन्य देश की शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संकर शब्द, ठीक है, अब इसकी परिभाषा पे चलेंगे हम। संकर शब्द को हम नहीं कर पाएंगे, हम विच्छेद इसका। संकर शब्द यानी जो 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ है,
जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है। अब रेल शब्द अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द देशज शब्द है, यानी दो भाषा से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अब तत्सम, इसका अर्थ पे जाएं तो मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा का मतलब क्या हो रहा है, मैंने बताया था संस्कृत। प्रश्न पूछा जाए कि मूल भाषा कौन सी होती है, तो मूल भाषा हमारी संस्कृत है, जिससे विभिन्न प्रकार की सभी भाषाएं उत्पत्ति हुई हैं। मूल भाषा संस्कृत से आए वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव यानी मूल भाषा से आए परिवर्तित स्वरूप वाले, ठीक है, शायद नहीं देख पा रहे होंगे, हिंदी में प्रयुक्त, आगे नीचे लिख रहा हूं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है। ये सामान्य सा अर्थ हो गया। तद्भव मतलब मूल भाषा से आए वे शब्द, मूल भाषा यानी संस्कृत, मूल भाषा से आए वे शब्द जिनका स्वरूप परिवर्तित हो गया, जिनका स्वरूप परिवर्तित हो गया, वे शब्द कौन से साथियों, वे शब्द तद्भव शब्द हैं। देशज शब्द वे शब्द जो देश में ही जन्म लिए हैं, वे शब्द जो लोक प्रचलन में आकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। थोड़ी राइटिंग मेरी लापरवाही की वजह से इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। विदेशी शब्द वे शब्द जो अन्य देशों की भाषा से हिंदी में आए, यानी कि साथियों जैसे कि अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे कि आपको देखने मिल जाएंगे, ये इस प्रकार से अर्ध चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। उर्दू फारसी के शब्द जैसे देखने को मिल जाएंगे जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है, तो ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे इनकी चर्चा करेंगे। अब वे शब्द संकर शब्द यानी वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। चलिए, तो साथियों यही बात इसमें है। तद्भव मतलब मूल भाषा संस्कृत से आए हुए शब्द जो हिंदी में हूबहू प्रयुक्त होते हैं। तद्भव मतलब संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। देशज शब्द यानी जो देश में ही जन्म हुआ है, देश में ही लोक प्रचलन में आए, फिर हिंदी में उनका प्रयोग होने लगा। विदेशी शब्द जो अन्य देश से आए। संकर शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बना हुआ एक शब्द। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तत्सम शब्द की पहचान कैसे करेंगे। अगर हम पहचान करना सीख जाए, शब्द तो बहुत सारे होते हैं, अब वे सारे शब्द भी मैं आपको नहीं यहाँ पे बोर्ड पे, इतने छोटे बोर्ड पे नहीं समझा पाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्द में बीच में लिख के आऊँगा। लेकिन अगर हम समझ जाएं कि उस शब्द की पहचान कैसे करें, तद्भव है तत्सम है, तो ये बेटर होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो बिंदु में लिखने वाला हूं उनके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये शब्द तद्भव है या तत्सम है। ठीक है, तो चलिए इनकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि पहली लाइन आप लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए आप पहली लाइन साथियों। पहली लाइन में आप लिखिए कि अधिकतर शब्द जो तत्सम शब्द होते हैं वे अधिकतर शब्द संयुक्त अक्षर से बने होते हैं, संयुक्त अक्षर से बने होते हैं। जैसे कि ज्ञ, क्ष, त्र, श्र, ये शब्द क्या है, संयुक्त अक्षर हैं, जो जिनमें दो तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होता है। संयुक्त अक्षर की परिभाषा क्या होती है, जिसमें दो स्वर एवं एक व्यंजन हो, वे संयुक्त अक्षर होते हैं। यानी अधिकतर शब्द संयुक्त अक्षर से मिलकर बने होते हैं।
मिलकर बने होते हैं। अब पहली पहचान तो ये हो गई है कि जिनमें आपको संयुक्त अक्षर दिखता है, ठीक है, उस आधार पर भी हम ये नहीं बता सकते कि क्या वह तत्सम शब्द ही हैं, ठीक है। और भी आगे लाइनें लिख रहे हैं, उनको भी अपने को ध्यान में रखना हो, फिर हमारा जो है उत्तर गलत नहीं होगा कि संयुक्त अक्षर कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, चंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं, जो कि संस्कृत में नहीं प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो है इसका उद्गम जो है वो हिंदी भाषा में ही हुआ है। और किससे हुआ है? अनुस्वार से हुआ है। इस अनुस्वार से इसका विकास हुआ है। और इसके उच्चारण में क्या होता है कि हवा जो है वह मुख व नाक से निकलती है, ठीक है। और इसमें जनरली सामान्यतः हवा नाक से निकलती है। जैसे पंचमा अक्षर है, वर्ण वर्ग के पंचमा अक्षर हैं, वो सभी अनुस्वार लगा हुआ होता है और अनुस्वार उच्चारण होता है। और अनुनासिक यानी कि इसका जो है विकास हुआ वो केवल हिंदी में ही हुआ है। इसका मतलब ये हो गया साथियों कि तत्सम शब्दों के अंतर कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। यानी अनुनासिक का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी ये हो गई है। तीसरी लाइन साथियों, ढ और ढ, ये कौन से वर्ण है? ताड़न जात वर्ण है। इनके नीचे जो बिंदु लगा हुआ है इसे ताड़न जात वर्ण कहते हैं। तो इनका विकास भी हिंदी में हुआ, ये भी संस्कृत में नहीं होते हैं। संस्कृत में केवल ड और ढ होता है, लेकिन ड़ और अढ़ ये हिंदी में होते हैं। इसलिए जो शब्द ड़ और ढ ताड़न जात शब्दों से बने, वर्णों से बने शब्द तत्सम नहीं होते बल्कि तद्भव होते हैं। बने शब्द तत्सम नहीं होते हैं, तत्सम नहीं होते, ठीक है। अब अगली लाइन लिखिए आप, यानी कि वे शब्द जो अनुस्वार से बने, ठीक है, अनुस्वार से बने शब्द, या फिर एक और लाइन है आपकी, री से बने शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। वैसे वो भी सही लिखा था आप लोगों ने, तत्सम होते हैं, ठीक है। री से बने अधिकतर शब्द जैसे कि ऋषि हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि तत्सम होते हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं जो हूबहू हिंदी में आए हैं। उसके बाद अनुस्वार से बने शब्द, अगली लाइन लिखिए आप, अनुस्वार से बने शब्द क्या होते हैं? बने शब्द तत्सम होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये 5 लाइनें आप नोट कर लीजिए दिमाग में कि अधिकतर संयुक्त अक्षर से बने शब्द होते हैं और अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अनुनासिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे शब्द तत्सम होते हैं जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। ऐसे शब्द जिनके साथ ताड़न जात वर्ण का प्रयोग हुआ है वे तत्सम नहीं होते हैं, वे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये लाइनें आपके सामने हो गई है। इसी प्रकार अगर तत्सम की पहचान तो ये हो गई है, अब हमें पहचान करना है तद्भव की, ठीक है, तद्भव की पहचान करना है। तो ठीक इसके उलट हो जाएगा तद्भव शब्द की आप संयुक्त अक्षर से बने शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पे लिखिए आप, एक और महत्वपूर्ण बात रह गई है। तत्सम शब्द यानी कि वे शब्द जिनके उच्चारण व लेखन में कठिनता प्रतीत हो, यानी कि संस्कृत से आए हुबहू शब्द जो होते हैं उनके उच्चारण और लेखन दोनों में कठिनता प्रतीत होगी, ठीक है। अब साथियों वही बात तद्भव यानी वे शब्द जो संस्कृत से तो आए लेकिन स्वरूप उनका परिवर्तित हो गया, तो ठीक इनके उलट हो जाएगा। यानी कि अनुनासिक से प्रयोग से
बने शब्द नहीं होते की जगह होता है हो जाएगा, ठीक है। यानी अनुनासिक से बने शब्द क्या होते हैं, वे तद्भव होते हैं। तद्भव की बात कर रहे हैं। ड़ और ड़ यानी ताड़नजात वर्णों से बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम। तत्सम नहीं जगह तद्भव होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। और अनुनासिक के प्रयोग से बने शब्द कौन से होते हैं, वो भी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। इसी प्रकार से री का प्रयोग नहीं होता है किन में, तद्भव शब्दों में, ठीक है। अनुनासिक से या अनुस्वार से बने शब्द होते हैं। अनुस्वार से बने शब्द तत्सम भी होते हैं और तद्भव भी होते हैं, ठीक है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि अनुस्वार से बने शब्द तद्भव भी होते हैं, तत्सम भी होते हैं। तो ये जो बात है ये दोनों में होती है। इसकी ये एकमात्र ऐसी पहचान नहीं हो सकती जिसको हम जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में आएगी आपका काम। वे शब्द जिनके उच्चारण में या लेखन में कठिनाई प्रतीत हो तत्सम होते हैं, और जिनमें कठिनाई प्रतीत न हो या फिर कम कठिनाई, आप ऐसा नहीं हो कठिनाई प्रतीत नहीं होती, होती है लेकिन कम कठिनाई प्रतीत होती है, तो वे शब्द तद्भव शब्द होते हैं। साथियों अब आगे हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखिए या फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब साथियों कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं जो हमने नियम अभी लिखे हैं, क्या वो नियम इनमें लागू हो रहे हैं। देखिए अग्नि और आग। अग्नि का उच्चारण करते समय कठिनाई प्रतीत हो रही है आपको, बिल्कुल हो रही है, लेकिन आग के उच्चारण में नहीं हो रही है। यानी कि अग्नि का परिवर्तित रूप क्या है, आग है, तो हम आग को तद्भव कहेंगे और अग्नि को तत्सम कहते हैं, जो कि संस्कृत का शब्द ऐसा कैसा यूज हो रहा है, और इसका परिवर्तित स्वरूप क्या है, आग है। अगम्य, अगम, अनाध्य, अनाज, अवतार, ओतार, अंगुष्ठा, ठीक है, हो रहा है। देखिए ये यहाँ पे, अब देखिए आप यहाँ पे क्या है, अनुस्वार लगा है और यहाँ पे अनुनासिक लगा हुआ है, यानी इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में होगा, ठीक है। अम्लिका, इमली। अब ये जो नियम लग रहे हैं सारे, कुछ नियम, अधिकतर नियम कौन से लग रहे हैं, उच्चारण में कठिनता महसूस हो रही है। आशा, आस, उष्ट्र, ऊंट, उच्च, ऊंचा, ठीक है, ये शब्द हो गए। इसके अलावा जैसे और भी होते हैं, ऋतु। ऋतु शब्द का जो तद्भव रूप क्या हो गया, वो हो गया ऋतु हो गया, यानी लेखन में भी उसको सरल बना दिया गया, उच्चारण में भी उसको सरल बना दिया गया है। और भी तद्भव तत्सम देखते हैं, और भी देख लेते हैं, जैसे कि एकादश, अगर ऐसे गिनती में आए वो भी होगा एकादश। एकादश को हम क्या कहते हैं, 11, 11 कहते हैं, तो ये कौन सा रूप हो गया, ये हो गया, थोड़ा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तद्भव, और ये हो गया तत्सम रूप। ये तत्सम रूप की बात कर रहे हैं इधर, और इधर तद्भव रूप की बात कर रहे हैं। एकादश यानी कोई गिनती है, तो वे भी, उनका स्वरूप भी जो है परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर एकादश शब्द अधिकतर हिंदी में जनरली यूज नहीं किया जाता, कुछ ही शब्द होते हैं, जैसे अग्नि का यूज हो जाता है, अवतार शब्द का यूज होता है अधिकतर। अंगूठा को भी हमने अंगूठा सीधा यूज करते हैं, अम्लिका नहीं इमली यूज करते हैं। आशा शब्द यूज होता है अधिकतर जनरली। कुछ शब्द ऐसे देखने मिलेंगे जो कि हिंदी में बहुत कम प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन शब्दों की पहचान हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो आप सबसे पहले ये नियम तो आप किसी भी किताब से पढ़ लोगे कि संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, लेकिन आपको समस्या शब्दकोश में आएगी। आपको अधिक से अधिक शब्द पढ़ने होंगे, अधिक से अधिक आपके पास कोई किताब है तो उसमें प्रैक्टिस सेट देखने होंगे, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है। जैसे कदली, कदली शब्द मतलब होता है केला, ये केला शब्द तद्भव रूप हो गया, और कदली संस्कृत में केले को कदली कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि होठों को हम क्या कहते हैं, ओष्ठ, संस्कृत में क्या कहते हैं, ओष्ठ, और हिंदी में क्या कहते हैं, होठ कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। और अब ये क्लास आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में हम बात करेंगे और भी महत्वपूर्ण, आगे जो हमारी क्लास बाकी हैं वे और कुछ महत्वपूर्ण और भी शब्द में लाने का प्रयास करूंगा। कुछ चयनित शब्द जो कि पुराने पेपर में पूछे गए वे शब्द लाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आप बने रहिए, प्रैक्टिस सेट जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस में जरूर। अब तत्सम और तद्भव आपको ये चीज़ मैं देता हूँ, टास्क देता हूँ, तत्सम और तद्भव कल की क्लास में आप पढ़िएगा। आज क्लास लाइव नहीं हो पाई, क्लास को लाइव लेने वाला हूँ अगली, और उसमें आपसे जरूर मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।